एक समय की बात है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में बसा था एक शांत, हरियाली से घिरा गांव, शिवपुर। इस गांव में दो बहनें रहती थीं, सावित्री और कुसुम। दोनों का बचपन एक ही घर में, एक ही आंगन में बीता। पर किस्मत ने उनके रास्ते अलग अलग लिख दिए। सावित्री, बड़ी बहन, सीधे स्वभाव की, पढ़ाई में औसत लेकिन दिल की बहुत नेक थी। जब वह छोटी थी तभी माँ बाप का साया सिर से उठ गया। उसने अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी खुद उठा ली। उम्र से पहले ही समझदारी का बोझ उस पर आ गया था। कुछ वर्षों बाद गांव के ही एक सीधा साधा किसान हरिराम से उसकी शादी हुई, जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। लगता है इस बार भी गर्मी बहुत ज्यादा करने वाला है। बारिश भी नहीं हुई है, जिसके कारण फसल कोई खास नहीं हुआ, जिसके कारण मालिक ने कुछ ही बोरी अनाज दी। कोई बात नहीं जी, अब तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। सावित्री भी दिन भर गांव की चौपालों में झाड़ू पोंछा और बर्तन मांजने का काम करके घर चलाती थी। कुसुम, छोटी बहन, पढ़ाई में होशियार और देखने में बेहद सुंदर थी। उसकी शादी हुई शहर के एक धनी व्यापारी विक्रम से, जिसके पास ट्रकों का व्यापार था। शादी के बाद कुसुम शहर चली गई और धीरे धीरे उसका पहनावा, बोलचाल और सोच पूरी तरह बदल गई। अब जब वह त्योहारों पर गांव आती तो उसके पैर जमीन पर कम हो टिकते। उसे अपने रूप, रुतबे और शहर की जिंदगी का घमंड हो चला था। एक दिन सावित्री सूरज निकलने से पहले ही काम पर निकल रही थी। सिर पर खाली टोकरी, हाथ में लोटा और बदन पर पुराना सूती साड़ी। तभी सामने से एक चमचमाती गाड़ी आई और उसमें से उतरी कुसुम। दीदी, अब भी ऐसे ही कपड़े पहनती हो? कम से कम त्योहारों पर तो कुछ ठीक पहन लिया करो। हमारे लिए कपड़े का नहीं, दिल का त्योहार होता है बहन। तुम जैसे लोग हमेशा संतोष की बात करते हो। काश कभी अमीरों की दुनिया देखती तो समझती असली जिंदगी क्या होती है। सावित्री की आंखों में थोड़ी उदासी झलकी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक छोटी सी मुस्कान के साथ वह आगे बढ़ गई। कुछ महीनों बाद हरिराम खेत से लौटते हुए बेहोश हो गया। डॉक्टर ने जांच कर कहा, वायरल इन्फेक्शन है, इलाज तुरंत नहीं हुआ तो जान भी जा सकती है। इलाज में हजारों रुपये लगने थे। घर में जो कुछ था वो पहले ही खर्च हो चुका था। सावित्री ने एक एक दरवाजा खटखटाया, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिली। सावित्री कांपते हाथों और नम आंखों से अपनी बहन के घर पहुंची। आओ दीदी, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ पैसे उधार चाहिए। मेरे पति बहुत बीमार है, इलाज कराना बहुत जरूरी है। दीदी, हम क्या हर रिश्तेदार का इलाज कराए? विक्रम अभी शहर में है और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? थोड़ा बहुत भी चलेगा बहन, मैं लौटा दूंगी। मैं कोई बैंक नहीं चला रही जो हर किसी को रुपया बांटती फिरूं। सावित्री कुछ बोल नहीं पाई। उसके आंसू चुपचाप उसके गालों से बहते रहे। वो चुपचाप लौट गई। गर्मियों की दोपहर थी। गांव में एक बूढ़ा साधु रुद्रनाथ बाबा पहुंचे। धूप से तपते हुए लाठी के सहारे चलते चलते वे सबसे पहले कुसुम की हवेली के सामने पहुंचे। माँ, कुछ जल और भिक्षा मिलेगी क्या? यह कोई भिक्षा स्थल नहीं है, जाओ यहाँ से। बाबा बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। गांव में 2-3 जगह भिक्षा मांगने बाद सावित्री की झोपड़ी पर पहुंचे। सावित्री उस समय अपने आंगन में टूटी चारपाई के पास बैठी थी, माथे पर चिंता की रेखाएं। तभी बाबा उसके द्वार पर आए। मैं बहुत भूखा और प्यासा हूँ, कुछ भिक्षा मिलेगा? बाबा, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी सी रोटी और सब्जी है, ग्रहण करें। बाबा ने मुस्कुराकर रोटी और सब्जी खाए, पानी पिया और अपनी पोटली से एक चमकता हुआ मिट्टी का घड़ा निकालकर सावित्री को दिए। बेटी, यह घड़ा साधारण नहीं है, यह तेरे जैसे सच्चे हृदय वाले के लिए है। इसमें तेरे कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। सावित्री कुछ समझ पाती इससे पहले इतना कहकर बाबा अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही सावित्री ने घड़े को अपनी झोपड़ी के कोने में रखा, हवा में एक हल्की सी मीठी खुशबू फैल गई। हरिराम, जो बुखार से तप रहा था, अचानक उठ बैठा। अरे, बदन में अब तो कोई दर्द ही नहीं, ये कैसे हुआ? सावित्री स्तब्ध रह गई। उसने तुरंत घड़े की ओर देखा। उस घड़े से एक हल्का सुनहरा प्रकाश निकल रहा था। जैसे ही उसने घड़े का ढक्कन हटाया, अंदर से चमकते हुए सोने के सिक्के गिरने लगे। हे भगवान,
ये तो कोई चमत्कार है। हरिराम ने घड़े को उठाया और गिनती करने लगा, लेकिन सावित्री ने उसे रोक दिया। ये बाबा का दिया प्रसाद है, इसे हम फिजूल खर्च नहीं करेंगे। ये हमारे जीवन बदलने का मौका है, लेकिन सच्चाई और मेहनत के रास्ते से ही। अगले ही हफ्ते सावित्री और हरिराम ने गांव के बस स्टॉप के पास एक छोटी सी लस्सी और छाछ की दुकान खोली। उन्होंने अच्छे दूध से, साफ सफाई से भरपूर स्वादिष्ट लस्सी बनानी शुरू की। पहले दिन केवल 5 ग्राहक आए, दूसरे दिन 12। एक सप्ताह बाद दुकान पर भीड़ लगने लगी। गांव की औरतें कहने लगीं, सावित्री की लस्सी में तो माँ की याद आ जाती है। बहन, इतना ठंडा, इतना स्वाद और दाम भी ठीक। जल्द ही सावित्री ने हरिराम के साथ मिलकर दुकान के बगल में एक छोटा चबूतरा और बेंच भी रखवा दी। जब ये बात कुसुम तक पहुंची, वह चौंक गई। जो कल तक हमारे घर आकर पैसे मांग रही थी, आज दुकान चला रही है और लोगों की तारीफ भी बटोर रही है। अरे, मैंने सुना उनकी दुकान बहुत ईमानदारी से चल रही है। गांव वाले बहुत खुश हैं। कुछ गड़बड़ है इसमें, मुझे सब पता लगाना होगा। कुसुम ने अपने पुराने नौकर रामदीन को बुलाया। कुछ ऐसा कर कि उसकी दुकान बदनाम हो जाए, कोई उन्हें पूछे ही नहीं। मालकिन, अगर हम ये बात फैला दें कि उनकी छाछ में गंदा पानी मिलाया जाता है, तो लोग खुद ही दूर हो जाएंगे। ठीक है, शुरू करो ये खेल। अगले दिन 2-3 नकली ग्राहक आए, जो सावित्री की दुकान से लस्सी पीते ही शोर मचाने लगे। इसमें तो गंध है, गंदा पानी मिलाया है। मुझे उल्टी सी लग रही है, पुलिस बुलाओ। कुछ देर के लिए दुकान सूनी हो गई। सावित्री का चेहरा पीला पड़ गया। किसी की चाल है ये, तुम चिंता मत करो। शाम को गांव की बुजुर्ग महिला दादी रामी दुकान पर आई। बेटा, मैंने अपने हाथों से दूध निकाला है तुम्हारे लिए। ये सब झूठ फैलाया गया है। तुम ईमानदार हो, गांव जानता है। धीरे धीरे बाकी लोग भी आने लगे। ग्राहक फिर से बढ़ने लगे। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। ईमानदारी की नींव हिलती है, गिरती नहीं। कुसुम अब बेचैन हो चुकी थी। उसने रामदीन से कहा, एक बात समझ नहीं आ रही, सावित्री तो मेरे सामने भीख मांग रही थी, फिर ये पैसे कहाँ से आए? जब वो साधु बाबा उसके घर गए थे, तभी से सब बदला है। शायद उन्होंने ही कोई चमत्कार किया हो। कुसुम के मन में अब शक उत्पन्न होने लगा। इसीलिए रात को सावित्री के घर जाने का फैसला करती है। क्यों ना मैं खुद जाके देखती हूँ। उस रात गांव में चांदनी बिखरी हुई थी। सभी सो चुके थे, लेकिन कुसुम की आंखों में नींद नहीं थी। कुसुम सावित्री के घर की ओर जाने लगती है। सावित्री और हरिराम झोपड़ी के अंदर बात कर रहे थे। अगर ये जादुई घड़ा बाबा नहीं देते तो आज कुछ भी ठीक नहीं होता। हमें बाबा का एहसान मानना चाहिए। ये बात है इतना सारी रुपया आने का, क्यों ना मैं यह घड़ा ले लूं? कुसुम के मन में लालच आने लगा, क्यों ना मैं यह घड़ा ले लूं। कुसुम ने सावित्री और हरिराम के सोने का इंतजार करने लगी। जैसे ही दोनों सो गए थे, दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। कुसुम दबे पांव अंदर घुसी। दीवार के पास लकड़ी के छोटे तख्त के नीचे घड़ा रखा था। बस अब ये घड़ा मेरा है, अब मैं और अमीर हो जाऊंगी। जैसे ही उसने घड़े को उठाया, घड़ा अचानक भारी हो गया, जैसे पत्थर का बना हो। उसकी पकड़ ढीली हुई और घड़ा जमीन पर गिर पड़ा। एक तेज झनझनाहट के साथ पूरे कमरे में एक गूंजती हुई आवाज फैल गई। लालच और घमंड तुझे तबाह कर देंगे। कुसुम के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन घड़े के आसपास एक सुनहरी आभा फैल रही थी। माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। वह रोती हुई झोपड़ी से भागी, अपनी हवेली में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अगली सुबह कुसुम की आंखें सूजी हुई थीं। उसकी आत्मा भारी हो गई थी। उसने पहली बार अपने जीवन में अपने किए पर शर्म महसूस की। उसी दिन उसने विक्रम से कहा, मैंने बड़ी भूल की है। मैं सावित्री से जलती रही, जबकि उसे दुआ देनी चाहिए थी। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। क्यों, क्या हुआ? मैंने घड़ा चुराने की कोशिश की थी, पर वह भगवान का दिया हुआ है। मैंने उसका अपमान किया है। अब जो समझ लिया वही सबसे बड़ा चमत्कार है। उधर सावित्री को रात की घटना समझ आ गई थी, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने घड़े को उसी तख्त के नीचे रखा और मन में बाबा रुद्रनाथ को प्रणाम किया। धीरे धीरे उसका व्यापार और भी बढ़ने लगा। अब उसकी दुकान एक बड़ा ढाबा बन चुकी थी, जहां गांव के लोग बैठते, खाते और खुशियां बांटते। एक दिन सावित्री की दुकान पर कुसुम आई। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था और आंखों में पश्चाताप। दीदी, क्या मुझे माफ कर सकती हो? मैंने आपको बहुत दर्द दिया। तू मेरी छोटी बहन है। रंजिश तो बस दिलों में जगह छीनती है, लेकिन
माफी से दिल और भी बड़ा होता है।